बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। दो इम्पॉर्टेंट खबरें आज की। एक तो नैब कोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब की बरियत का तहरीरी फ़ैसला आया है और वो बड़ा तफसीली है और उसके अंदर कुछ अहम चीज़ें लिखी गई हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट से रब्ता किया है, एप्लीकेशन डाली है PTI को बैन करने के लिए। कानूनी तौर पे ये पॉसिबल है या नहीं है, इस पर भी बहस करेंगे और कानून को अलहदा रख के सियासी और माशरती तौर पे इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। वो जो शहबाज साहब कह रहे थे कि ये नैब न्याजी गठजोड़ बकौल उनके जो था उसको हम तोड़ कर रहेंगे, मेरा ख्याल है आज उन्होंने वो तोड़ दिया है। और अगर कुछ था ऐसा जैसा कि वो कहते थे, तो ये जो फैसला है ना, इसके अंदर एक पैराग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं द रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट्स that the accused मियां मोहम्मद नवाज शरीफ had become the victim of political victimization। यानी कि रिकॉर्ड ये बताता है कि मुल्ज़िम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो सियासी इंतकाम का निशाना बने हैं। And perhaps the NAB authorities were constrained to prepare the reference at the behest of the then ruling Janta to damage and destroy the political career and goodwill of the accused। और शायद नैब की जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने रेफरेंस प्रिपेयर किया हुक्म पर उस वक्त की रूलिंग क्लास के, जो डैमेज और डिस्ट्रॉय करना चाहते थे मियां नवाज शरीफ के पॉलिटिकल करियर को और उनकी नेकनामी को। Who had been 3 times elected प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, जो कि 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो ये अदालत का बाकायदा तौर पे चंद पैराग्राफ्स हैं जो कि मैंने आपको पढ़ के सुनाए हैं। यानी कि जो प्लॉट अलॉटमेंट का केस था उसमें कानूनी तौर पे तो मियां नवाज शरीफ साहब को बरी किया कोर्ट ने और उनकी इक्विटल है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि अब मियां साहब के जितने भी प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ऊपर अगर किसी किस्म का कोई उनको फ्रीज़ किया हुआ था वो भी रिलीज़ कर दिया जाए, प्रॉपर्टीज़ मियां साहब की। और बाकी तो जो था सो था। लेकिन ये एक स्टेटमेंट भी आया जिसमें उन्होंने कहा है कि मियां साहब की साख को, उनकी नेकनामी को, उनके पॉलिटिकल करियर को ऐसा लगता है कि तबाह किया गया है नैब के इस केस के ज़रिए से। तो एक तो ये है। दूसरा जो ऑन चॉइस साहब गए उधर सुप्रीम कोर्ट में PTI को बैन करवाने के लिए, इससे पहले कि उसके ऊपर कोई कानूनी तौर पर बात करें, PDM मुख्तलिफ औकात में बैन के हवाले से क्या मौक़िफ़ सामने रखती रही आवाम के? ज़रा सुन। कोई किसी जमात को नहीं ख़त्म कर रहा। अगर कोई जमात अपने आप को ख़त्म करना चाहती है तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। उसूली तौर पे मैं तो आखिरी बंदा होगा जो आपके इस किस्म की बातें के हमायत कर सकता हूँ कि कोई सियासी जमात का पे पाबंदी हो। आम तौर पे मैं इन चीज़ों की हमायत नहीं करता हूँ। एक बात आप लिख लीजिए, फारिग आप हमें नहीं कर सकते और हम आपको नहीं कर सकते। हम सब सियासी हकीकतें हैं। हमने भी बड़ा जोर लगाया था पीपल्स पार्टी को फारिग करने के लिए, हमसे तो फारिग नहीं हुई। अखीर से सुलह कर लेते। सियासी हकीकतें दब सकती हैं, ख़त्म नहीं होती। तो ये PDM के मुख्तलिफ रहनुमा कहते रहे हैं बैन के हवाले से बात करते हुए, लेकिन ओन चौधरी जो किसी ज़माने में PTI का हिस्सा रहे हैं, चेयरमैन PTI के बड़ा करीब रहे हैं, आज उन्होंने एक पिटीशन डाली है सुप्रीम कोर्ट में कि PTI को बैन किया जाए। अब कानूनी तौर पे इसका मेरी नज़र में कुछ बनेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि किसी भी सियासी जमात को बैन करने का एक तरीक़ाकार है जिसका जिक्र आर्टिकल 17 में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन 212 जो है वो उस हवाले से बात करता है। और उसमें एक प्रोसीजर दिया गया। वो प्रोसीजर ये है कि अगर कोई सियासी जमात ऐसे एक्टिविटीज़ में मुलव्वस है जो पाकिस्तान की सालमियत या इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके ख़िलाफ़ एक रेफरेंस बना के वफाकी हुकूमत को भिजवाएगा। फिर अगर वफाकी हुकूमत मुतमईन होगी तो वो नोटिफिकेशन इशू करेगी और एक डिक्लेरेशन इशू करेगी ऑफिशियल गैजेट में, और उस कि ये सियासी जमात जो है पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ है, हम मुतमईन हैं इस बात पे। और जब वो गैजेट में ऑफिशियल डिक्लेरेशन दे देंगे तो उसके 15 दिन के अंदर वफाकी हुकूमत ने उसको रेफ़र करना है टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अगर तो अपहोल्ड कर दिया वफाकी हुकूमत के उस डिक्लेरेशन को, तो वो जमात डिज़ोल्व हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और अगर ना किया तो फिर सर्टनली वो नहीं होगी। तो अब यहाँ पे तो बहुत सारे एंटिटीज़ हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, फिर फेडरल गवर्नमेंट है, फिर फेडरल गवर्नमेंट की एक एक्टिविटी के डिक्लेरेशन है, फिर वो डिक्लेरेशन के 15 दिन इशूएंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट में रेफ़र करें। तो यहाँ पे तो
ऑल ऑफ अ सडन ऑन चॉइस साहब खुद से सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो ना तो वो इलेक्शन कमीशन है, ना वो वफाकी हुकूमत है, ना कोई डिक्लेरेशन है, ना ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट आउट हुआ है, ना कोई 15 दिन वाली रिक्वायरमेंट, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो कानूनी तौर पे मेरे ख्याल में इस पिटिशन का कुछ बनेगा नहीं, और बाकी सियासी तौर पे हम डिस्कशन कर लेंगे इसके ऊपर। जो मेरे साथ गेस्ट हैं उनका तारुफ कराता हूँ। डॉक्टर हुमायूं मोमिन साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जहांगीर जदून साहब एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद हैं, खुर्रम हमीद रोकड़ी साहब रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, ये जो आज पिटिशन डाली है ऑन चॉइस साहब ने, कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इससे पहले कि मैं आपके पास आऊँ, मैं चाहता हूँ कि जदून साहब से, क्योंकि अच्छा जदून साहब अभी हमारे साथ नहीं है, तो इसका तो बाकायदा तौर पे एक लीगल फ्रेमवर्क दर्ज है आइन के अंदर भी और इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर भी, तो उसको बाईपास करके ऑन चॉइस साहब ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटिशन डाली है पीटीआई को बैन करने के लिए, क्या हासिल वसूल होगा इस? सर हासिल वसूल जो बाईपास वाला है उस चैप्टर पे मैं यही कहूँगा कि बिकॉज ऑन चौधरी हैज़ डन दिस थिंग तो ही इज़ द बेस्ट मैन टू बी आस्क्ड। मुझे इसका जो प्रोसीजर जो आपने बताया कि इलेक्शन कमीशन एंड ऑल दैट, उसको अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया और उसको क्यों किया गया सुप्रीम कोर्ट वाले को, तो ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू आंसर दैट। यानी कि ये पार्टी का फैसला नहीं था, आईपीपी का पार्टी का फैसला नहीं है। नहीं सर, मैं शायद उन बंदों में से हूँ कि जिस चीज़ का मुझे इल्म नहीं होता तो मैं कह देता हूँ कि मुझे इसका इल्म नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में एक रवाज ये मौजूद है कि हमने सारों ने कहना है कि हमें हर चीज़ का इल्म है और हर चीज़ का जवाब मेरे पास है। मैं पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूँ, तो मैं उस लिहाज से आई हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑन इशूइंग एनीथिंग कि मैं ऐसी बात कहूँ जिसका मुझे इल्म ना हो, तो मैं कह सकता हूँ आपको। तो एज स्पोक्स पर्सन आपका स्टेटमेंट क्या है? चाहिए कि एज स्पोक्स पर्सन आपका स्टेटमेंट फिर क्या है कि क्या ये ऑन चौधरी का जाती फेल है या पार्टी का फेल? नहीं, नॉट एट ऑल। कैसे आप यानी देखें ना, जाती फेल कैसे हो सकता है? दिस इज अ पार्टी डिसीजन जो हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मैं इसके ऊपर आके आपके साथ क्या बहस करूं और क्यों करूं कि सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ बाकी लोग नहीं जाते? मैं 6 मिसालें ले भी आऊंगा तो वो दुरुस्त नहीं होंगी। अच्छा, ये पार्टी डिसीजन है, बात जो की कि पार्टी डिसीजन है। मैं अभी अगली चीज पे आ रहा हूं। जी, डेफिनेटली इट इज अ पार्टी डिसीजन। ऑन चौधरी बाय हिमसेल्फ हैजंट गॉन टू अ प्लेस कि वो जाके कहे कि जी मैं ये काम कर रहा हूं, बीइंग एट सच अ नोबल सीट ऑफ द पार्टी, ही कांट डू इट हिमसेल्फ। इट इज अ पार्टी डिसीजन। ओके, दूसरी चीज ये है सर, फिर आपकी पार्टी में आपके जो वोकल है सर, उनसे उनको कंसल्ट करना चाहिए था ना? जी सर, करण मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी अब इस बहस पे अगर आप आ जाएं, मैं कटहरे के अंदर खड़ा हो जाऊं तो फिर इसी बहस के ऊपर घंटा गुजर जाएगा। सर कटहरे में आपको किसने खड़ा करना है? कटहरे में तो नहीं खड़ा करा, मैं तो सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है सर? मैं वही तो सिंपल आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्लियर जवाब दे चुका हूं कि अगर ये आपका पार्टी डिसीजन है, शुड कम टू एन एंड ना सर, अगर आपका ये पार्टी डिसीजन है, सुन तो लेना सर, मेरी भी बात सुन ले। अगर ये आपका पार्टी डिसीजन है, चलें आप बोलें, एंड इट इज अ वेल थॉट डिसीजन, मुझे भी मौका दे, मैं भी बोल लूं। जी बिल्कुल। मैंने कहा अगर आपने खुद कह दिया ना कि पहले मुझे लगा कि शायद ऑन चॉइस सब खुद ही चले गए, लेकिन अगर ये आपका पार्टी डिसीजन, हाउ कैन ही गो बाय हिमसेल्फ? आप अपने क्यों नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? आपने अभी कहा ना कि हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ऑन चौधरी अकेला क्यों नहीं जा सकता? कोई भी जा सकता है। 184(3) में कोई भी बशीर, मजीद, नजीर, कोई भी पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाल सकता है। सर देखें, तो अगर तो ये पार्टी डिसीजन है सर, देखे ना, पार्टी डिसीजन है, तो ये वेल थॉट होना चाहिए था, वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए था, वेल ड्राफ्टेड होना चाहिए था। आपने सवाल ही मेरा मुकम्मल नहीं होने दिया सर। मुझे जवाब दे सकता हूँ? आपने सवाल ही बोलने ही नहीं दे रहे मुझे। आप मुझे बोलने ही नहीं दे रहे। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, आप मैं आपको पूरा सुनूंगा, लेकिन आप मेरा सवाल तो सुन लें। मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगा, तफसील से सुनूंगा, विदाउट इंटरप्शन सुनूंगा। जी मुकम्मल कीजिए, मुकम्मल। सवाल ये है जी कि अगर ये पार्टी डिसीजन है और आप लोग ये क्लेम करते हैं कि जी हमने पार्टी लेवल पे मुशावरत करने के बाद उसके बाद इसके ऊपर अमल दरामद शुरू किया। नहीं, मैंने ये आपको मैंने सुने रुक, अब फिर नहीं आपने सवाल मुकम्मल होने दिया सर। आपने फिर नहीं सवाल मुकम्मल, आप भी मुझे एक दफा सुन लें, उसके बाद फिर मैं आपको सुन लूंगा। आप मुझे सुन लें, मैं आपको सुन लूंगा। नहीं, आप मुझे नहीं, आप अपने सवाल में चीज ऐसी ला रहे हैं जो मैंने की हुई। सर आप उसको रद्द कर दीजिएगा ना जवाब में, प्लीज आप उसको रद्द कर दीजिएगा, लेकिन मुझे बोलने तो दें कि मुझे क्या समझ आया आपकी बात से। बोले आप ही, अब आप फिर बीच में बोलें। मैं सवाल सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर ये पार्टी डिसीजन है, तो अ पार्टी डिसीजन इज मेंट टू बी वेल थॉट एंड वेल प्रिपेयर्ड।
और उसके ऊपर आप एडवाइस भी लेते हैं एक्सपर्ट्स की, आपकी पार्टी में कोई वकील भी होंगे ना सर, उनसे एडवाइस वगैरह लेके, तो फिर ऑल ऑफ अ सडन इतनी जल्दी में इसको सुप्रीम कोर्ट में ओन चौधरी को पिटिशनर बना के, मतलब कि आप लोगों को प्रोसीजर भी नहीं पता चला कि क्या प्रोसीजर अगर एक पॉलिटिकल पार्टी को बैन करना है। जी आप बोले आ जाते हैं। कांट ही गो टू सुप्रीम कोर्ट as a barrister? Tell me, can't he go to Supreme Court on this issue which we can't we go to Supreme Court? चलें आप पहले बोले, मैं आपको टोकूंगा नहीं, आप पूरा बोल लें, उसके बाद फिर मैं वही कह रहा हूं ना, मेरा आपसे सवाल है, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं। चले मैं आपको जवाब देता हूं। सुप्रीम कोर्ट में फाइल की जा सकती है कि नहीं? मैं आपको यही बता रहा हूं कि फाइल तो मिसाल के तौर पे अगर आपने पटवारी के पास इंतकाल कराना है, मेरी बात सुन लेना, अगर आपने पटवारी के पास जमीन का इंतकाल कराना है, कैन यू गो टू दी SHO इन अ पुलिस स्टेशन फॉर दैट? ये जवाब है आपके सवाल का। नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका मतलब है कि ना दीवानी केस सुना जाता है, ना फौजदारी सुना जाता है। सर एक तरीका कार है ना, के अंदर ना आइन सुना जाता है। सर तरीका कार है ना, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट में, आप पता क्या कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अगर आपने जाना है आप जरूर जा सकते हैं, लेकिन तरीका कार को फॉलो करके जा सकते हैं ना। अभी मेरी बात भी तो बैरिस्टर साहब मुझे भी तो सुन लीजिए ना प्लीज। बोलिए ना। आप कर ये रहे हैं कि आपने क्वेश्चन किया और मैंने आपने क्वेश्चन किया और मैंने आपको बड़ा फेयरली उसका जवाब दिया, लेकिन आप मेरे उस फेयरली जवाब पे राजी नहीं हुए। आपने दोबारा मेरे बाल यहां से पकड़ लिए। मैंने आपको फिर फेयरली जवाब दिया, लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेडिशन है कि हम किसी फेयर जवाब पे, और अगर कोई ये कह दे कि एक फेयर जवाब दे दे तो हमने उस पर राजी नहीं होना। निस्बतन आप मुझे अप्रिशिएट करें कि आपने एक ठीक चीज किया, आपने कहा कि मुझे इस चीज का सही इल्म नहीं है, आई विल गेट बैक ऑन इट, लेकिन आपने कहा नहीं, उधेड़ना जरूरी है इस चीज को। तो हमें इस चीज से भी तो निकलना है कि नहीं निकलना बैरिस्टर साहब? मैं अपने पॉइंट की तरफ आता हूं कि क्या किसी पार्टी, जो हमारा असल पॉइंट है जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना चाहिए, क्या प्रोसीजर था, क्या था, कौन सा रंग की जुराब पहन गया, कहीं गलती हो गई, एक और पहन ली, दूसरी और पहन ली, छोड़ें इस चीज को। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन मेरे से ये होना चाहिए था, मेरा जवाब ये होना चाहिए कि क्या ऐसा जुर्म हुआ है कि जिसकी बुनियाद पर कोई जाके किसी पार्टी को बैन कराने के लिए किसी जाके एप्लीकेशन दे? हम उस जुर्म की अगर बात करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आपके इस पॉइंट के बाद आई टॉक टू ओन चौधरी साहब के व्हाई हैजंट ही अडॉप्टेड दैट थिंग, और हमें वो रास्ता भी अडॉप्ट करना चाहिए। डेफिनेटली दिस हैज बिकम अ डिबेट नाउ, लेकिन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि क्या किसी पार्टी ने, आपने पूरी एक चीजें सुनाई कि फलाना कह रहा है पार्टी बैन नहीं होनी चाहिए, फलाने ने कहा ये नहीं होनी चाहिए, 9 मई से पहले की बातें और 9 मई के बाद की बातें सुनाई जाएं तब बेहतर है। क्या कोई आदमी जुर्म करे या कोई पार्टी ऐसा जुर्म करे कि जिस पर उसको बैन होना चाहिए, तो क्या मेरी ख्वाहिश, आपकी ख्वाहिश, किसी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर की ख्वाहिश वो मैटर करेगी, या मुल्क का कानून और मुल्क के हालात और मुल्क के अंदर किए जाने वाली वारदात या मुल्क के अंदर किए जाने वाला जुर्म और उसके ऊपर कौन सी सजा मिलनी चाहिए वो मैटर करेगा? दिस शुड बी द क्वेश्चन। जी सर। ठीक है, अब वो जितने भी मैंने स्टेटमेंट सुनाए ना जी, वो 9 मई के बाद के स्टेटमेंट्स हैं। जो आप कह रहे हैं ना कि 9 मई के पहले से स्टेटमेंट, अगर आप बाद में, तो 9 मई के बाद के स्टेटमेंट्स हैं। दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ट्रेडिशन है और उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मैंने आपको उधेड़ना था तो मैंने उधेड़ दिया। तो मैं किसी ऐसे ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता सर, और ना ही मैंने किसी ट्रेडिशन की वजह से वो किया। मेरा तो सिंपल एक क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन ये था कि आप जिस चीज को जुराबों के रंग से जोड़े हैं वैसे नहीं है, ये कानून है, ये आइन है। देयर इज एन इलेक्शन एक्ट 2017 सेक्शन 212 है उसका। अब सर मेरी भी बात सुन लेना, अब मेरी भी बात सुन लेना सर। अब उसको आप जुराबों के रंग के साथ तो ना जोड़ें, जुराबों के रंग से तो ना जोड़ें उसको। मैं जुराब कोई जुराब का रंग, और वो जो फैसला करना है वो ना तो मैंने करना है, ना आपने करना है, ना ओन चौधरी साहब ने करना है, वो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है। यहाँ पर आपको उधेड़ने के लिए तो नहीं बुलाया ना सर, मैं तो आपको बड़ी इज्जत से सर कह के रिस्पेक्ट से आपके साथ बात कर रहा हूं। ठीक है, if I am feeling at the moment that you are doing this thing to me, I told you said कि मेरा ये इरादा नहीं है। ये गलत फीलिंग है ना आपकी, वही आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो बहरहाल उसको छोड़ देते हैं, पर्सनल लेवल पे कोई ऐसी बात नहीं है, बात कर लेते हैं, वापस इशू पे आ जाते हैं। इशू पे आ जाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं ना क्या प्रोसीजर है, जितना केयरलेसली आपने कह दिया ना क्या प्रोसीजर है, जुराबों का रंग क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। प्रोसीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट। Procedure, you cannot bypass the procedure because procedure is written in the law. सर आप सुन तो लेना सर, आप सुनने पे यकीन ही नहीं रखते सर, आप सुनने पे यकीन ही नहीं रखते सर, आपके अल्फाज ही अजीब, आप सुनने पे यकीन ही नहीं रखते केयरलेसली। आपने कहा है ना, मैं तो आपको बता, आपने जो कहा मैं तो उसी को कोट कर रहा हूं। आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड है
आपकी जो तो आप अपनी बारी पे एहतजाज कर लें, अपनी बारी पर एहतजाज कर लें, मैं सुन लूंगा आपका एहतजाज। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी बात सुने, आपकी बात मैं सुनूंगा। मैं आपका जब नाम सुना, मैंने जब नाम सुना ना बैरिस्टर, तो आई वाज इम्प्रेस्ड। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नहीं, कभी भी ऐसे वर्ड्स केयरलेसली, ये कौन सा लफ्ज है? नहीं, आपने जो कहा वो मेरी रीडिंग है, मेरी अपनी असेसमेंट है, मेरी अपनी असेसमेंट है कि आपने जिस तरह कहा कि क्या प्रोसीजर है उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रोसीजर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। प्रोसीजर, यू कैन नॉट बाईपास द प्रोसीजर रिटन इन द लॉ। तो यू आर नॉट, कानून में जो प्रोसीजर दिया गया ना उसको फॉलो करना जरूरी है। उसको फॉलो किए बगैर I'll ensure after this that, as I said in the start of my conversation, I'll ensure after this कि आपकी इस कही हुई चीज को मैं पहुंचाऊं, और we should follow that procedure. I'll ensure this. तो फिर इसका मतलब ये है कि वेल थॉट तो ना हुआ ये, फिर वेल, यही तो मेरा आपसे सवाल था जिस पे आपको गुस्सा आ गया कि वेल थॉट नहीं था, बड़ी जल्दी में आप लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। चले बहरहाल, नहीं अभी आपको समझ आइए मैं आपको क्यों कह रहा हूं आप बाल पकड़ रहे हैं। नहीं, मैं बाल नहीं पकड़ा, मैंने सिर्फ आपने जो किया उसके हवाले से आपसे सवाल पूछ रहा था। मेरी बात सुने बैरिस्टर साहब, अब ये कोई छोटा डिसीजन तो नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट ने करना है सर। हम उसमें प्रोसीजर तो सही अडॉप्ट करें ना। हम बंदे को मुजरिम, हम अपने मद्दे नहीं, मैं आपको कोई मुजरिम नहीं कह रहा, आप रिलैक्स करें, मैं आपको कोई मुजरिम नहीं कह रहा, ठीक है? नहीं, मैं रिलैक्स, मैं किसी को मुजरिम नहीं कह रहा। वैसे यहाँ पे आजकल रिवाज है कि जी ये मुजरिम है, वो मुजरिम है, या सारे ही मुजरिम है, या सबको बैन कर दो। मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा ना, मैं ऐसी बात करने पे यकीन रखता हूं। मेरा काम है लेकिन बहरहाल अब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं अपने अगले गेस्ट की तरफ जाता हूं, फिर आपकी तरफ से वापस आता हूं। प्लीज डॉक्टर हुमायूं साहब, प्लीज आपने गुफ्तगू सुनी है, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम साहब, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम आपके साथ। इस तरह है कि अनफॉर्चुनेटली जो IPP है, आई वोंट से इंडिपेंडेंट पावर प्लांट, लेकिन जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ये अभी पैदा हुई है, और अभी तक इनका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा से अलग नहीं हुआ। It is still attached to the placenta. So that means the strength they are drawing is from the mother's blood. They are not yet independent. That is my first analogy. Number two, Honorable खुरम साहब ने एक बात की है, उन्होंने कहा था कि जो मुजरिम है, दैट मीन्स कि इन लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ है कि मुजरिम कौन है। इसका मतलब है इन लोगों ने ऑलरेडी बता दिया है इनके दिमाग में कि कोई मुजरिम है। यू कैन नॉट बी अ मुजरिम अंटिल यू आर इनोसेंट अंटिल यू हैव बीन प्रूवन गिल्टी। अभी तक तो कोई प्रूफ ही नहीं हुआ, अभी तक तो एक डिबेट है, और वो कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगी कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हुआ भी किसने किया, किस लिहाज से किया, वो तो बाद की डिबेट है। सो एज ऑफ नाउ देयर इज नथिंग। नंबर टू, इस वक्त जो सिनारियो है वो ये है कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दूसरी तरफ ये 13 जमातें और न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है, अभी बेबी भी नहीं है, अभी तो ये बिल्कुल समझे कि न्यू बॉर्न है, ठीक है। इन लोगों का क्या है, इन लोगों के अंदर एक खौफ है। खौफ ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पार्टी रही तो ये नहीं जीत सकते। अगर चेयरमैन PTI एज ए चेयरमैन रहता है और वो डिस्क्वालीफाई नहीं होता तो फिर तो ये लोग हैंड्स डाउन खत्म। अगर वो इसको डिस्क्वालीफाई कर भी लेते हैं तो PTI जीतती है, क्योंकि वोट चेयरमैन का है। वो अगर किसी बंदे को, ये आपके जो कैमरामैन साहब मेरे सामने बैठे हुए, अगर इनको वो दे दें टिकट तो ये जीत जाएंगे। तो इनका प्लानिंग क्या है? इनकी प्लानिंग ये है कि कोई ऐसा काम करे कि इसको ख़त्म कर दे। हालांकि पास्ट में जैसे आपने बात चीज़ें बताई है, भुट्टो ने भी नैब को, उस ज़माने में नेशनल अवामी पार्टी थी, उसको बैन किया था। क्या वो कुछ हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद आपने खुद सुना कि साद रफ़ीक कह रहे कि हम लोगों ने पूरी कोशिश की पीपल्स पार्टी के लिए,
क्या वो बैन हो गई? नहीं हुई। अब बात आ जाती है उस इंडिविजुअल की, ओन चौधरी की, कि जिसने ये फाइल किया है। खबरों में ये था कि उसने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी पे ये किया है। ठीक। अब उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी पे उसका भी वो कद काट ही नहीं है कि वो इतनी बात सोच सके। उसकी वो अभी पॉलिटिकल मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो ये चीजें कर सके। आई एम श्योर देयर इज समवन हु इज फीडिंग हिम। अब उसमें दो चीजें होती है, नियत और अमल। ना तो उनकी नियत ठीक थी, ना उनका अमल ठीक था। अगर नियत खराब भी होती, अमल ठीक होता, जो प्रोसीजर आपने बताया है, अगर आपने किसी चीज को बैन करना है तो आप जाएं इलेक्शन कमीशन में जाएं वगैरह वगैरह, एंड यू गो थ्रू दैट थिंग एंड देन इन द एंड। लेकिन द थिंग इज दैट उससे इनको फायदा क्या होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। मैं आपको सिंपल सी बात बता देता हूं, इस वक्त प्रॉब्लम पाकिस्तान में और ओवरऑल हम पॉलिटिशियंस के ये है कि we become pawns in the hands of non-political party, including we all politicians. बिल्कुल ठीक। अगर आप मुझे इजाजत दें, आपको ठीक नहीं करेंगे, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं चाहता हूं, क्योंकि ये जो लीगल बात हो रही थी, बाकी पॉलिटिकल डिस्कशन, आपने कुछ सियासी बातें की हैं, वो रोकड़ी साहब उसका जवाब जरूर दें अपनी टर्न पे। लेकिन सदा लतीफ़ खोसा साहब मेरे साथ हैं, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शुक्रिया में ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब जरा क्विकली इस पर रोशनी डाल दीजिएगा एज अ लॉ एक्सपर्ट कि ये जो ऑन चॉइस आप पटिशनर बन के सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, क्या ये तरीक़ाकार कानूनी तौर पर दुरुस्त है? क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को अगर बैन करना हो या उसकी डिसोल्यूशन रिक्वायर्ड हो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत, तो वो ऐसे हो सकती है डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, या उसका क्या तरीक़ाकार दूसरा, वो ज़रा क्लियर कर दें यहाँ पे। देखें एक बात ये है कि ऑन चौधरी साहब की ये पिटीशन जो है, ये एतराज लग के वापस हो जाएगी। इस पर नंबर ही नहीं लगेगा कि एंटरटेनमेंट, इसको एंटरटेन किया जाए, इसलिए कि ये जो है आईनी और कानूनी तौर पर ये काबिल पेशरफ्त है ही नहीं। तो इसलिए ये एक शोबदेबाजी, एक ड्रामेबाजी, एक खबर लगवाने की हद तक, एक जो है चीप पॉपुलैरिटी की हद तक तो हो सकती है, या किसी की फरमाइश पर तो हो सकती है, किसी को खुश करने के लिए, खुशनुदी हासिल करने के लिए तो हो सकती है। इससे ज्यादा इसकी कानूनी हैसियत है नहीं। जहाँ तक ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी को बैन करने का, तो वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एक डिक्लेरेशन देगी और डिक्लेरेशन के 15 दिन के अंदर उसको सुप्रीम कोर्ट में भेजना लाजिम और वाजिब है, और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है अपना फैसला देगी कि क्या ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये वाकई ही इसको जो है वो अवामिल मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर इसको जो है बैन किया जा सकता है, और वो भी उस पॉलिटिकल पार्टी को नोटिस देने के और समाप्त करने के बाद ही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि फेडरल गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत ये हजीमत गवारा करे कि उसका जो है मुस्तरद करके सुप्रीम कोर्ट उसके मुंह पे मारे, क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। और तीसरी बात ये है कि अगर ये करना मकसूद होता तो फिर इतनी वो अवामिल इतनी बदनामी न लेते जिस तरह से तोड़ फोड़, शिकस्त और रेख की गई है और किंग्स पार्टी बनाई गई है, और जिस तरह से तरीन साहब और अलीम खान को और एक किंग्स पार्टी बनाई गई है जो बनने से पहले ही, परवाज करने से पहले ही बिखर गई है, और जिसका मेरा नहीं ख्याल के अवाम के अंदर कोई ढेले के बराबर। चले, आपने प्रोसीजर वाज़ेह कर दिया। मेरी भी यही राय थी कि इस तरह से ऑन चॉइस आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते, जाएंगे तो वो मेंटेनेबल नहीं होगी, एंटरटेन नहीं होगी। उसके ऊपर रोकड़ी साहब को मैं जब ये कह रहा था वो थोड़ा उन्हें बुरा भी लगा, वो बातें उन्हें लगा कि जैसे मैं जान के, लेकिन बहरहाल कानूनी तौर पे जो प्रोसीजर है वो तो यही है और प्रोसीजर फॉलो करना ज़रूरी है। अब जिसको आप किंग्स पार्टी कह रहे हैं, उसके स्पोक्स पर्सन रोकड़ी साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं, और वो ये कह रहे हैं कि मैंने उनसे सवाल पूछा, मैंने कहा ये ऑन चॉइस साहब का ज़ाती फेल था, क्योंकि जिस तरह से वो गए हैं और पिटिशन बड़ी, मतलब कि आई थिंक इट इज़ 189 पेजेस जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन उन्होंने डाली है, लेकिन प्रोसीजर से ये अडॉप्ट नहीं किया। तो वो कहते हैं जी ये पार्टी का डिसीजन था, पार्टी लेवल पे मुशावरत के बाद ये डिसीजन हुआ। तो पार्टी का डिसीजन था तो फिर भी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना मेरी तो समझ में नहीं आया, मतलब कि किस लेवल की मुशावरत हुई है वहाँ?
नहीं, देखें पार्टी का एलामिया हो, उनका फैसला हो या जो मर्जी हो, इसकी कोई कानूनी और आईनी हैसियत तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये लोग जो अवाम के अंदर कभी गम-ओ-गुस्सा और इश्तियाल की अंसर को देखें तो ये भांपेंगे कि इनकी जमानतें जब्त होंगी, इनकी कितनी पजीराई अवाम में है। ये तो जरा जाके बाजार में बगैर किसी गार्ड के जरा जाके देखना का गवारा तो फरमाएं कि इनके पीछे क्या नारे लगते हैं, गंदे अंडे फेंकते हैं या कुछ और इनके साथ होता है। खाना काबा में चोर चोर के नारे तो किसी और खैर वो मुनासिब नहीं है, वो किसी के साथ नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, लेकिन इनके साथ होगा। मैं आपको अर्ज करूँ जो नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल में इस तरह की चीजों को अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए। जो किसी मुश्किल वक्त में, जो मुश्किल वक्त में अपने किसी लीडर को या किसी कायद को या किसी पार्टी को छोड़ता है, माफ कीजिएगा, मेरा ये नहीं कहने का मकसद क्या होना चाहिए इनके साथ, लेकिन मुझे बताइएगा कि एक आप पॉपुलर वेव को, आवाम को किस तरह से आप इससे माने रख सकते हैं। देखें, अगर वफा नहीं है तो वो इंसान ही नहीं है मेरी नजर में। तो अगर वफा, आपने जब मफाद उठाना था, आपने सारी दुनिया के मफादात उठाए, आपने वजारतें एंजॉय की, आपने जो है हुक्मरानी की, आपने लोगों को पाबा सलासल किया, आपने उनके खिलाफ चोर चोर डाकू डाकू कहकर उनको अंदर किया, सब कुछ किया, आपने जो है इंसानी हकूक की पामाली की। ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है खोसा साहब, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद रोकड़ी साहब के साथ दोबारा गुफ्तगू का आगाज करें। वेलकम बैक टू सवालनामा। रोकड़ी साहब, आप ही की तरफ वापस आते हैं। कानूनी तौर पे तो चलें, अब वो बात आ गई, खोसा साहब ने भी उसको इंडोर्स कर दिया, जो कि मैं कह रहा था कि एक प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना तो ज़रूरी है, तो चलें वो तो अभी नहीं फॉलो हुआ। लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें डॉक्टर हुमायूं साहब ने की हैं या लतीफ़ खोसा साहब ने की हैं, वो जो मुझे समझ आया वो ये है कि जी, क्योंकि सियासी तौर पे आप लोगों की एक नई जमात बनी है और अब आप लोग बड़े डेस्परेट हैं कि किसी तरह आपको इक़्तिदार में हिस्सा मिल जाए, और वो उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर पीटीआई का वोट बैंक ख़त्म हो और वो जमात छोड़ने के बावजूद पीटीआई से जो कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, वोट बैंक उनके साथ नहीं आया, तो वो वोट बैंक हासिल करने के लिए डेस्परेट मेजर के तौर पे जल्दबाजी में आप लोगों ने फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया पीटीआई को बैन करने के लिए। तो सियासी तौर पे बकौल उनके, जो मुझे समझ आया है, इफ आई मे से दैट इन माय ओन वर्ड्स, कि ये डेस्परेट मेजर्स के तौर पे आपका एक मूव है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इट? बैरिस्टर साहब, देखें, मोहम्मद साहब इसको हक हासिल है कहना भी, और मोहम्मद साहब को ऑब्जेक्शन करने का भी हक हासिल है। वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जिसके ऊपर हम ये पटिशन लेके गए। खोसा साहब बड़े सीनियर आदमी हैं और एक बड़े लेवल पे हैं, और दो अल्फाज इन्होंने इस्तेमाल किए कि अदालत इनके मुंह पे रख के मार देगी। हैरत वाली बात है कि इस कदर सीनियर लेवल का एक इतने बड़ा वकील इतने सतही अल्फाज के ऊपर क्यों आए। दूसरा, उन्होंने कहा कि ये इंसान नहीं है, ये आसान फरामोश हैं। तो इनको शायद ना हमारी तारीख का पता है, ना हमारी उस पार्टी के अंदर जो हमने टाइम गुजारा उसका पता है, क्योंकि ये नई नई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शायद कुछ दिनों तक। तो इनके इन अल्फाज पे मैं ऑब्जेक्शन भी करूंगा और ये दरख्वास्त करूंगा कि आप उस लेवल के वकील हैं। मैं असगर खान रोकड़ी का बेटा हूं, तो मैं अपने वालिद की वजह से इनकी इज्जत करता हूं, क्योंकि वो और ये इकट्ठे होते थे हाई कोर्ट के अंदर, लाहौर के अंदर, रोकड़ी लॉ चैम्बर। तो मुझे ये बुरा लगेगा कि आप इस लेवल के वकील इतनी सतही बातें करें। मोहम्मद साहब की जो बात है उसके ऊपर मैं जाऊं तो उनके हमारे पे ऑब्जेक्शन करना गुमान की बुनियाद पर, मैं कहूँगा वो हुक्म ना लगाएं। उन्होंने गुमान की बुनियाद पर कहा कि दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, दे आर डूइंग दिस बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि मोहम्मद साहब भी लेकिन उनको मैं इस तरह नहीं कहूँगा कि आपने क्यों किया, क्योंकि एक पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको बैरिस्टर साहब ये कहूँगा कि गुमान की बुनियाद पर यह कहना कि हम गए जी कि वोट बैंक फलाना फलाना, नहीं, ये आप ना करें। मैं फैक्ट्स के ऊपर जा रहा हूं। जैसे मोहम्मद साहब ने कहा कि जुर्म आपने कैसे कह दिया, मैं जुर्म कह रहा हूं मोहम्मद साहब, बाकी भाइयों को भी, कि 9 मई वाला जो वाकया है वो इंसिडेंट ऑन ग्राउंड हो चुका है और पाकिस्तान की तारीख में इससे भयानक तरीन वाकया नहीं हुआ। और इसी भयानक तरीन वाकये को रोकने के लिए पिछले नवंबर के अंदर मैं खड़ा हो गया था
के आगे कि ये काम ना करो, क्योंकि उस वक्त भी खूनी मार्च और इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हुए। तो हमने कहा था पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं है, आप एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप अपने बच्चों को, नौजवानों को बचाते हुए इलेक्शन की तरफ जाएं, ऐसा रास्ता इस्तेमाल ना करें। ये पॉलिटिकल पार्टी है, ये मिलिटेंट पार्टी नहीं है। ये लास्ट नवंबर पे हम खड़े हुए और हमें फिर पार्टी से हटा दिया गया, निकाल दिया गया, और फिर फाइनली आकर उस पार्टी को, जो कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी की बुनियाद पर बड़ी थी, जो लोग इस पार्टी में मिले थे कि हम गवर्नमेंट में आकर रिफॉर्म्स लाएंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, अहलियत की बुनियाद पर आगे आएंगे, तो 4 साल की गवर्नेंस के दौरान नाअहल तरीन मामलात किए गए, करप्शन को फ़रोग दिया गया, और उसके बाद आकर पार्टी को, एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी को एक मिलिटेंट पार्टी की जब सूरत इख्तियार करके 9 मई के दिन पाकिस्तान के अंदर आपकी तनसीबात, जो आपकी अहम तरीन तनसीबात हैं, उन पर हमले किए गए, तो आज भी अगर कोई डिफेंड करेगा तो मुझे उस पर हैरत होगी। और खोसा साहब से एक दो फिर कि ये सतही बातें आपके इस कद के मुताबिक कि हाई सुप्रीम कोर्ट मुंह पर दे मारेगी, आप उसको बड़े ऐसन तरीके से भी कह सकते हैं। मैं अपने एक आर्गूमेंट को क्लोज करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये वापस कर देगी पिटीशन हमारी, तो फिर मैं भी कहूंगा कि हम दिस इज अ रॉन्ग थिंग विच वी हैव डन, और हमें जाना चाहिए, फलाना कोर्स अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर कहना कि ये इंसान नहीं है, इनके मुंह पे मार दी जाएगी चीज़, तो ये सूट नहीं करती इनको। जी बैरिस्टर साहब। डॉक्टर हमारी साहब, ओवर टू यू, क्योंकि उन्होंने आपके हवाले से बात की है तो आप ही जवाब दें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। देखिए, बात उन्होंने कही है कि एक इंसिडेंट हुआ है, डिप्लोरेबल इंसिडेंट, ऐसा इंसिडेंट जिसको कोई भी किसी भी लिहाज से उसको डिफेंड नहीं कर सकता और ना करना चाहिए। आर्मी तनसीबात को छोड़े, किसी भी किस्म की पाकिस्तान की तनसीबात को डैमेज करना इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। द क्वेश्चन इज कि एक वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने किया है। अब सोशल मीडिया में और हमारे बहुत सारे ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा ये मौक़िफ़ है कि हमने नहीं किया, हमारा ये मौक़िफ़ है, और वहाँ पे एक जो एनी विटनेस है, जो कि एक मैं उसका नाम मेरे दिमाग से निकल गया है, PNN का वो था कि ही वॉज अ रिपोर्टर जो उधर था, उसने अपनी पूरी एक वो बताई है कि किस तरीके से कौन लोग थे। उसने कहा कि वहाँ पे जो नारे हो रहे थे, वहाँ पे जो लोग थे वो PTI के नहीं लग रहे थे। हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि अब रोखड़ी साहब को मुझे नहीं पता कि ये कब से PTI में आए थे, ये पोस्ट 2012 पूछ लेते हैं उनसे। रोखड़ी साहब क्विकली अगर आप बता दें, आपने PTI कब ज्वाइन की थी सर? 98 जी, 98 में ज्वाइन की। 98। ठीक, जी सर। अच्छा, जितना चेयरमैन PTI के साथ क्लोज हो रहा है, मैंने आज तक उनके मुंह से कभी ये नहीं सुना कि तोड़ फोड़ करो। मैंने आज तक उनके मुंह से ये नहीं सुना कि इस मुल्क की आर्मी हमारी नहीं है। मैंने आज तक उनके मुंह से ये नहीं सुना कि इस आर्मी के वो है। उन्होंने आर्मी के बाज़ डिसीजंस को हम सब ने क्रिटिसाइज किया, और बाज़ डिसीजंस गलत भी हुए हैं, पास्ट में भी गलत हुए, आज भी होंगे, फ्यूचर में भी होंगे। वी आर ऑल ह्यूमंस एंड वी डू err, तो इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों को एक क्रिटिसिज्म के साथ हमने कभी ये नहीं कहा, जो चेयरमैन PTI है, जो कप्तान है, उसने ये कहा था कि मेरी ज़ात से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाकिस्तान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कह देना कि एक इंसिडेंट हुआ है और वो है, मैं तो ये भी कह सकता हूँ, मेरे दिमाग में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों ने, मेरे दिमाग में ये है कि जो वहाँ का जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने वो स्टेप्स लिए ही नहीं थे। जब वो कह रहे हैं कि हमने ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास थी और हमें पता था वो था, तो वाई डिड दे नॉट टुक दो स्टेप्स के भाई हम इसको रोके क्राइम को। उन्होंने अगर एक क्राइम कर रहे थे, चाहे मैं कर रहा था, मुझे रोका क्यों नहीं, मुझे करने क्यों दिया क्राइम? तो इसका मतलब ये थे कि दे वर पार्ट ऑफ इट और दे प्लान्ड इट। वी कुड बी फ्रेम्ड इन दैट।
मैं जो एक्ट है वो एक्ट बहुत गंदा है जिसने भी किया। अगर वो तहरीक इंसाफ के लोगों ने किया है, बहुत गलत किया है, और जिन्होंने किया है अगर वो प्रूव होता है उनके ऊपर कि हाँ इन्होंने किया, उनको वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर उन्होंने नहीं किया एंड जस्ट बिकॉज के जियो फेंसिंग में वो उधर खड़े थे, सो दैट कुड बी के दे वर एट द रॉन्ग प्लेस, दे कुड बी, दे वांटेड टू बी देयर, सही है, फेयर इनफ, ठीक, बट दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट criminal procedure. There are two different things we need to, देखिए at the end of the day ये सारा मुल्क हमारा, और अगर हम इससे करेंगे हम इससे मिलेगा क्या? इस अगर आप देखे जाए क्राइम का बेनिफिशियरी कौन है, इस क्राइम का बेनिफिशियरी पीटीआई तो होने से रही, तो कौन बेनिफिशियरी हो सकता है? मैं तो समझता हूं ये लोग बेनिफिशियरी हो सकते हैं, हो सकता है इन लोगों ने किया हो, क्योंकि इस क्राइम के बाद इनका जन्म हुआ है। So are they the immaculate child of this crime? ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं जी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि ये जो तरीक़ाकार जितना भी अडॉप्ट किया गया उसके ऊपर तो चलो बहस हो गई है, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जो जिम्मेदारान है उनका तयन करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, और बैन की बात जो है वो तो फिर सर्टनली उसके बाद डिसाइड होगी। आफ्टर द ब्रेक इसके ऊपर डिस्कस करें। वेलकम बैक। लतीफ़ खोजा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। वो अक्सर कहते हैं ना, पुटिंग द कार्ट अहेड ऑफ द हॉर्स, तो पहले ये फैसला जिम्मेदारी का तयन करना तो अहम है कि कौन एग्जैक्टली रिस्पॉन्सिबल है, और उसके बाद फिर सर्टनली जो रिस्पॉन्सिबल है कानूनी तौर पे जो भी मुज़मरात निकलेंगे या नताइज निकलेंगे वो भुगतेगा, और उसमें अगर बैन भी हो सकता है तो सो बी इट, लेकिन सबसे पहले जिम्मेदारी का तयन होना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर जो उस जिम्मेदार के नताइज होंगे वो उसको भुगतना पड़ेंगे। लीगली मंतकी तौर पे तो यही बात समझ में आती है। व्हाट डू यू हैव टू से खोसा साहब? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे चूंकि असगर रोकड़ी साहब मेरे कलीग भी थे, हमारे दोस्त भी थे, अब उनके बरखुरदार के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, ये तो मेरे भतीजे की मानद हैं। इन्होंने कुछ अनचैरिटेबल अल्फाज मेरे बारे में इस्तेमाल किए, बाहर के वो इनका ज़र्फ है। हमारे बलोचों और पश्तूनों पठानों में तो कम से कम ये रवायत होती ही नहीं है, बड़ा गलत भी हो तो हम कभी उसे गलत नहीं कहेंगे, और बड़े पोलाइट और बड़े आर्टिकुलेट तरीके से उनके रिस्पेक्ट को मलहूज रखते हुए कहेंगे। इन्होंने जो बातें की हैं मैं उसका जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता हूँ। मैंने कभी ये नहीं कहा, ये मैं स्टैंड करता हूँ, जिसमें वफा नहीं है वो इंसान नहीं है, ये मैं आज भी कहता हूँ। ओन चौधरी साहब के मेरे साथ बहुत सारे प्रोग्राम हुए, ये बिल्कुल जो है पीटीआई को डिफेंड करते थे, मैं उस पर मोतरज़ था, और बहुत सारे मामले में इन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ, मैं पीटीआई को कभी ज्वाइन करने नहीं जा रहा, इसलिए ये गलत फहमी निकाल दें, अपने ज़हन से भी निकाल दें, ये कहना भी बंद कर दें। मैं पाकिस्तान का वकील हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का वकील नहीं हूँ, इसलिए मैं अगर मोहतरम की आज वकालत कर रहा हूँ कत्ल के केस में, तो मैं बावर करता हूँ कि वो झूठा केस इनके खिलाफ हुआ है, और उनका हक बनता है अपने मर्जी का वकील रखने का, मेरा फर्ज बनता है मैं दिफा करूं आइन के तहत। तो इसलिए मैंने नवाज शरीफ को भी मैंने जो है डिफेंड किया था, हालांकि मैं सख्त नाक़िद हूँ इस वक्त उसका, और जो उनका सदर था मैं उसका वकील रहा हूँ जावेद हाशमी का, जब मुस्लिम लीग नून के वो सदर थे और सेडिशन का केस उनके ऊपर बना था। तो मैं बाहैसियत वकील, मैंने हर सियासी जमात के जहां भी उनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई है और मुझे वकालत के लिए उन्होंने कहा है, मैंने इसलिए वकालत की है क्योंकि ये लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड बार काउंसिल एक्ट पर मेरी ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है, और आइन के तहत उसका हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील रखे। सो जाने मुझे समझ नहीं आती है ये इस तरह की क्यों बातें कर रहे हैं। बाकी रहा ये है कि बेनिफिशियरी इसमें कौन है, आप सबसे पहले देखते हैं बेनिफिशियरी कौन है, मोटिव किसको है। वो बिल्कुल आपने ठीक कहा बैरिस्टर एहतिशाम कि पहले तयन तो कर लें भाई। अगर मॉडल टाउन के सानहे में मोहतरम जो है हमारे इंटीरियर मिनिस्टर दबंग उस वक्त जो है वजीर कानून थे और 12 बंदों का कत्ल किया और एक मुहिम ऐसी सिचुएशन की, और चीफ मिनिस्टर आज प्राइम मिनिस्टर है उस वक्त,
कि जिनकी गोलियों की जो है वो आवाज और वहाँ मॉडल टाउन में उनके घर तक जाती थी और उन्होंने जिस ऑपरेशन किया था, he got away with that. Unfortunately ये वही जो है दोहराया तो नहीं जा रहा है क्या वही गुल्लू बटों की जो है तरीके से इस तरह से महम तो नहीं किया गया यहाँ? आईजी से पूछें कि क्यों कर जो है 9 और 10 मई को कोई पुलिस नजर नहीं आई है, 30, 40, 50 बंदा अगर जो है वहां तक कैसे पहुंच सकता है? एक पूरी प्लाटून होती है। मैं गवर्नर रहा हूँ, गवर्नर हाउस में सीढ़ियां पर नहीं मार सकती थी, और ये वो एक सड़क है जो कोर कमांडर हाउस के बाहर है, वहाँ किसी को जो दूर नजदीक तक इजाजत नहीं होती, 50 नक्कों से गुजरना पड़ता है। किसने किया है मैं इसमें भी नहीं जाता, जिसने भी किया है बहुत ही घटिया हरकत की है, उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन कोर कमांडर का घर हो, मेरा घर हो, खोसा हाउस पर अटैक हुआ है, हमला किया गया है, फायरिंग की गई है, मेरा घर हो, गरीब की झोपड़ी हो, सबका तकद्दुस आप कह रहे हैं। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, में बराबर का है, और कोई भी मिल्कियत। मुझे इजाजत दीजिएगा, वक्त का मैं चाहता हूं कि रोकड़ी साहब से भी कंक्लूडिंग रिमार्क्स उनके ले लूं। तो रोकड़ी साहब, फिर बात यहां पे खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी कि जो तरीकाकार था कानूनी तौर पे वो अडॉप्ट करना आप लोग जल्दबाजी में भूल गए, और पिटिशन तो बड़ी आपने लंबी चौड़ी, इट्स वेरी लेंथी, जो सुप्रीम कोर्ट में डाली है, लेकिन उसके बावजूद जो असल तरीकाकार था वो तो भूल गए। और अब जो डिस्कशन सामने है उसमें यही है कि आपके अपने कुछ पॉलिटिकल अल्टीरियर मोटिव्स हैं, और उनके हसूल की खातिर जो है जिन्होंने 9 मई किया है उनके साथ तो इंसाफ होना चाहिए, यानी कि इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक कानूनी तौर पे द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स। लेकिन आप लोग जो हैं उसमें से सियासी तौर पे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप जल्दबाजी में पूरी एक पॉलिटिकल जमात जो कि अदरवाइज 2.25 करोड़ वोट ले चुकी है 2018 में, उसको बैन कराना चाहते हैं। इस वजह से जल्दी में आप कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं। जी सर, अभी 2-3 चीज़ें आ गई। पहले मोहम्मद साहब ने कहा कि मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे और बाकी भी, सर मिलिट्री इंस्टॉलेशन सिर्फ नहीं थी, सेशन कोर्ट, पुलिस का थाना, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, तमाम वो इंस्टॉलेशंस जो इस मुल्क के लिए अहम तरीन इंस्टॉलेशंस हैं उनके ऊपर हमले हुए। और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर जो मेजर आपने देखा मेवाली एयरबेस के ऊपर भी और GHQ के ऊपर भी, और अल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो तो हुए ना, कमांडर हाउस पे भी बात ये हो रही है कि उसका तयन तो करे ना पहले आपने। दूसरी चीज ये हो रही है जी सर, दूसरी चीज ये हो रही है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि 9 मई से आज तक तयन नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब है कि गिरफ्तारी कोई नहीं हुआ। अगर आप ये समझ रहे हैं वो तो गिरफ्तारियां अपनी जगह पे हो रही है ना रोकड़ी साहब, जो ट्रायल्स चल रहे हैं वो अपनी जगह पे है ना, लेकिन आप कौन होते हैं फैसला देने वाले? सवाल ये है कि अगर आप कहें कि 2.25 करोड़ वोटर को बैन कर दो, तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले? दैट इज द क्वेश्चन। देखिए ना, तीसरा पॉइंट मैंने आपको कहा था 3 पॉइंट है, मैं तीनों का जवाब दूंगा। गिरफ्तारियां हुई, इंक्वायरीज हुई, इंक्वायरीज कंडक्ट हुई, इंक्वायरीज कल्मिनेट हुई हैं, और उसके बाद चार्जशीट बनकर केसेस चले गए आगे। अगर अभी भी हम ये कहें कि नहीं समझ तो किया था, क्या तो उसके अंदर ये आया कि 2.25 करोड़ बंदा मुलव्वस था जिन्होंने वोट किया था 2018 में? ये नहीं आया ना सर, ऐसे तो ना करे, सबको एक ही तरीके से तो नहीं, एक ही सफ में नहीं खड़े कर सकते। लेकिन बहरहाल वक्त खत्म हो गया, आपका शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब आपका, शुमाई साहब आपका शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह।